हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 स्टेप्स ऑफ पीपीई मैनेजमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रबंधन के 4 चरण। इन 4 चरणों को जानने के लिए इस वीडियो से आप अंत तक बने रहिए। तो मित्रों, जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं ये 4 चरण कौन से हैं। सबसे पहला चरण है मित्रों कि जोखिम का मूल्यांकन, यानी आपके अंतर्गत जितने भी प्रकार के कार्य होते जा रहे हैं उन सब की सूची आपके पास तैयार रहना चाहिए और उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य में क्या क्या खतरे हैं उसकी सूची भी तैयार होनी चाहिए कि किस किस प्रकार का एक्सीडेंट कौन कौन से कार्य में संभव है। ये हो गया पहला स्टेप, वो है जोखिम मूल्यांकन। दूसरा स्टेप है सुरक्षा उपकरणों का चयन, यानी जितने भी प्रकार के खतरे हैं वह हमारे सामने सूची के रूप में आ चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि इन खतरों से अपने श्रमिकों को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, उसके लिए हम उनको सुरक्षा उपकरण प्रदान करेंगे। तो वो सुरक्षा उपकरण क्या क्या हैं उसकी सूची भी हम साथ में बनाते चलें सेकंड स्टेप में, और हम देखें कि साइट के कंडीशंस के हिसाब से उन सुरक्षा उपकरणों का चयन किया जाए और ये भी ध्यान रखा जाए कि वे मानकों के अनुरूप हो, कि जो भी ISI स्टैंडर्ड हो उसके अनुरूप हो और उसमें इन स्टैंडर्ड का चिन्ह भी लगा हुआ हो। इसको भी सुनिश्चित जरूर कर लें और ये भी देखें कि अगर पर्टिकुलर किसी एक काम में अगर 2 या अधिक प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं तो कौन सा सुरक्षा उपकरण आपके साइट के कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल होगा। जैसे कि इमीडिएट डेंजर टू हेल्थ एंड लाइफ वाली सिचुएशन होती है, खास करके क्लोरीन रिसाव वाली जो जगह है उस जगह, तो फिर अगर वहाँ पर हमको BA-सेट या फिर एयरलाइन रेस्पिरेटर सिस्टम 2 विकल्प में से चयन करना है तो हमको देखना है कि हमको किन चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे कि BA-सेट या फिर एयरलाइन रेस्पिरेटर में से अच्छा चयन हम कर सकें। अगर हमको 45 मिनट से ज़्यादा तक एयर सप्लाई की ज़रूरत है तो हमको एयरलाइन रेस्पिरेटर सिस्टम वहाँ पर लगाना होगा। और अगर हमारा साइट कंडीशन ऐसा है कि हमको दूर दूर तक जा करके कार्य करना पड़ रहा है तो हमको फिर BA-सेट अपनाना होगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक सुरक्षा उपकरण के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं उनकी सूची बनाएं और उसके हिसाब से चयन करें अगर एक से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं तो। मित्रों, इसमें तीसरा है सुरक्षा उपकरणों का प्रशिक्षण। अब हम सुरक्षा उपकरण लेकर के तो आ गए और अपने वर्कर्स को प्रोवाइड भी कर दिया, लेकिन क्या हो अगर उनको ढंग से उन सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल भी करना नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कई बार वर्कर्स लोग हेलमेट को इस प्रकार से पहनते हैं कि उसका जो चिन स्ट्रैप है वो भी हेलमेट के अंदर ही रह जाता है। तो इस प्रकार से हेलमेट पहनने से कोई सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और कई बार हेलमेट को टाइट या लूज इस प्रकार से पहना जाता है कि हेलमेट या तो ठीक से सिर में बैठ ही नहीं पाता या फिर आदमी जैसे ही झुकता है तो वो गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए सुरक्षा उपकरणों का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी है कि सारे सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण वर्कर्स को दिया जाए। चाहे वो सेफ्टी बेल्ट हो सकता है, चाहे वो उचित प्रकार के सेफ्टी हैंड ग्लव्स हो सकते हैं। तो इन सभी सुरक्षा उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से इनकी रख रखाव करनी है ताकि ये लंबे समय तक साथ दे सके, खराब ना हो पाए, और किन किन चीज़ों से इनको बचा करके रखना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, किस हद तक सुधार सकते हैं, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ों के बारे में भी अपने वर्कर्स को प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा तीसरा चरण जो है प्रशिक्षण। और चौथा चरण आता है दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन। जो भी कार्य हमने किया अब तक, चाहे वो जोखिमों का मूल्यांकन हो या फिर सुरक्षा उपकरणों का चयन हो प्रत्येक कार्य के लिए खतरों के अनुसार, या फिर तीसरा हो प्रशिक्षण, तो प्रत्येक स्टेप का हमको दस्तावेज बनाना है, रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको सही तरीके से प्रिंट करना है और जो बनाने वाले हैं उसका नाम लिखा होना चाहिए और इसको जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं या फिर अगर संयंत्र स्तर पर काम कर रहा है तो फिर संयंत्र के हेड हैं उनका साइन जरूर इस डॉक्यूमेंट में हो। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड हम जब कार्य करते हैं तो वो एक सिस्टम की तरह बन जाते हैं और जो भी व्यक्ति कोई नया भी आता है तो उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके उसको भी पता चल जाता है कि हमको किस प्रकार के कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है और वह स्वतः कार्य करने लग जाते हैं। और भी इसका एक फ़ायदा होता है कि जब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो हमको चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। हमें पता होता है कि हमने कब कब क्या क्या प्रशिक्षण किन किन श्रमिकों को दिया है, तो उसके अनुरूप हम उसी पर्टिकुलर श्रमिक को और किन किन
ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं और उनको हम बुला करके उनका वह ट्रेनिंग करवा सकते हैं। एक और फ़ायदा रहता है दस्तावेजीकरण का कि जब भी कोई मिस हैपनिंग होता है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही बचाते हैं आपको कि आपने सेफ्टी के लिए क्या क्या किया। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जब आप प्रस्तुत करते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर के सामने या फिर लेबर कोर्ट में, तभी आप अपने आरोपों से बरी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इन 4 चरणों का पालन करके अपने अधीनस्थ विभाग में सुरक्षा उपकरणों के प्रबंधन को मजबूत किया जा सकता है और इन चारों चरणों के सही इस्तेमाल से ही आपके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में आप सुरक्षा उपकरणों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होते ही आप तक जानकारी तुरंत पहुँच जाए। तो मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।